एक पिवर रेजिस्टिव सर्किट, हम उस सर्किट को कहते हैं जिसमें एक पावर सोर्स का मतलब एक वोल्टेज का सोर्स, और यहाँ पर हम एसी की डिस्कशन कर रहे हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स भी वो होगा जो कि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रोवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टिल्डे से। ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है और इसको हमने अटैच किया है यानी सर्किट में इसके साथ हमने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टर को, और सिर्फ रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है। बाकी इस सर्किट में कुछ भी नहीं है, बस एक पावर सोर्स है जो कि वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे और एक रेजिस्टर है जो कि वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। तो इस तरह सर्किट को हम कहते हैं पिवर रेजिस्टिव सर्किट। और ये पिवर रेजिस्टिव सर्किट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रिएक्टिव मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि वो वोल्टेज को अपोज करे, उसको रिएक्ट करे, यानी कोई रिएक्टेंस यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता। जिस तरह अगर हम किसी सर्किट में इंडक्टर को लगाए या कैपेसिटर को लगाए तो वहाँ पर एक रिएक्टेंस होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, कोई रिएक्टेंस नहीं होता। अब इस सर्किट की प्रॉपर्टी यह है कि रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर सिर्फ और सिर्फ जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप करता है, यानी कि उसको कंज्यूम करता है। ये ना तो किसी एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर नहीं करता, और ना ही ये एनर्जी को क्रिएट करता है इंडक्टर और कैपेसिटर की तरह जो कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। यहाँ पर कोई स्टोरिंग एनर्जी नहीं होती, बस जितनी एनर्जी सोर्स से प्रोवाइड होती है उतनी ही एनर्जी रेजिस्टर उसको ड्रॉप करता है। तो अब यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा इस सर्किट में, वो करंट इस अप्लाइड वोल्टेज को डायरेक्टली रिलेटेड होगा, और हम ला से यानी करंट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो रेजिस्टेंस आएगा, यानी बड़ा रेजिस्टर होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी। अब लास्ट लेक्चर में जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन फंक्शन से, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट में जो वोल्टेज प्रोवाइड होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है V इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू V मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, इस साइन फंक्शन का एंगल है, जिसमें ओमेगा एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और वो इक्वल है 2 पाई एफ के, और टी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, वो टाइम है जिस पर के हम वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू एक तो साइन के एंगल पर डिपेंड करते हैं कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है और किस टाइम पर हम नोट करें, और एक वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला किस चीज़ के लिए है, ये हमें इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बारे में बताती है, या ये उसका फॉर्मूला है। इन द सेम केस इस सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, यानी इस वोल्टेज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिंग करंट का, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम आई एम इनटू साइन ओमेगा टी। अगेन ओमेगा टी साइन का एंगल है, और ये फॉर्मूला हमें देते हैं इंस्टेंटेनियस करंट को। अब अगर आप इन दो फार्मूलाज को थोड़ा गौर से देखें तो इन दोनों फार्मूलाज में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की और करंट की, तो वो सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू और साइन के एंगल जो कि ओमेगा और टी है दोनों पे डिपेंड करता है, और करंट के लिए भी सेम यही वैल्यूज, यानी जिस टाइम पर साइन की जो वैल्यू वोल्टेज के लिए है उसी टाइम पर साइन की वही वैल्यू करंट के लिए भी होती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझते हैं। इसका मतलब यह है कि सपोज अगर हम एक वोल्टेज का ग्राफ ड्रा करें अगेंस्ट द टाइम, ये टी है, ये 0 है और ये वोल्टेज है, और एक ग्राफ हम लेते हैं करंट के लिए, दो ग्राफ अगर हम ले लें, एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए। अब दोनों में साइन फंक्शन है और दोनों में साइन फंक्शन का जो एंगल है वो सेम है, तो इसका मतलब यह है कि जिस टाइम पर वोल्टेज 0 है उसी टाइम पर करंट की वैल्यू भी 0 है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है,
अपने पीक हो जाता है, तो बिल्कुल उसी टाइम में एग्जैक्टली सेम टाइम पर करंट की वैल्यू भी अपने पीक हो जाएगी। फिर जैसे जैसे वोल्टेज वापस ज़ीरो पे आएगा तो करंट भी उसी टाइम पर वापस ज़ीरो को टच करेगा। और जैसे जैसे वोल्टेज अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, नेगेटिव पीक को टच कर रहा है, तो उसी टाइम में करंट भी अपने नेगेटिव पॉइंट को टच करेगा और वोल्टेज अगेन ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो करंट भी बिल्कुल सेम टाइम पर ज़ीरो की तरफ जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है बिल्कुल उस टाइम पर करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है, और जिस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है बिल्कुल उसी टाइम पर करंट की वैल्यू भी ज़ीरो है। अगेन जिस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम है तो उसी टाइम पर करंट की वैल्यू भी नेगेटिव मैक्सिमम है, यानी दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं, दोनों सेम सेम वेव्स है, सेम सेम टाइम पर सेम सेम वैल्यूज है दोनों के। अब इन दोनों पीक्स का मतलब ये नहीं है कि जो पीक करंट का है वो पीक वोल्टेज का भी है, यानी इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू भी 5, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है, ये दोनों टाइम में सिमल्टेनियसली जा रहे हैं। तो टाइम में सिमल्टेनियसली जाने का मतलब यह है कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सेम पेज में है। सेम पेज का मतलब अगर हम इस टाइम इंस्टेंट पर देखें कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, तो इसी टाइम इंस्टेंट पर करंट की भी यहाँ पर पोजीशन होगी, दोनों पॉइंट्स की पोजीशन टाइम में सेम है। तो हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन पेज जा रहे हैं, यानी सेम सेम वेव फॉर्म में ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। और इन फेज का मतलब क्या है कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, ज़ीरो है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें वोल्टेज और करंट के वेव्स में डिफरेंस नहीं होता, उनके वेव्स हमेशा सेम पेज में जा रहे हैं, दोनों एक टाइम में ज़ीरो को टच करे, दोनों एक टाइम में पीक को टच करे, दोनों एक टाइम में नेगेटिव पीक को टच करे। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में कि एक वोल्टेज की वेव है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो कि टाइम t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पर वो पॉजिटिव पीक को टच कर रहा है, तो इसका करंट की वेव किस टाइम पर पॉजिटिव पीक को टच करेगा, तो सेम टाइम होगा। ठीक है, दोनों की पॉइंट्स वो सेम होंगे, इसी को हम कहते हैं इन पेज, या यही प्रॉपर्टी होती है एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। अब दूसरी बात अगर हम करें एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना पावर यूज होगा। अब देखिए सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है तो पावर, ना तो कोई एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है सर्किट में और ना कोई पावर वेस्ट हो रहा है, तो जितना पावर सोर्स प्रोवाइड करे सारा का सारा जा रहा है कहाँ पर, रेजिस्टर में जा रहा है। तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं कि इसका जो पावर फैक्टर है पीएफ, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, तो ये इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि इसमें कोई पावर वेस्ट नहीं हो रहा बल्कि सारा का सारा पावर रजिस्टर को डिलीवर हो रहा है और रजिस्टर उसको कन्वर्ट कर रहा है किस चीज़ में, हीट में। तो ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। जिस सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से कम हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सारा का सारा पावर रजिस्टर में या जो लोड है उस तक नहीं जा रहा बल्कि वो वेस्ट भी हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर की फार्मूला होता है IV, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट इन वोल्टेज, ये हमें रहता है पावर, और ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा, यानी पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बजाय एवरेज पावर हमें चाहिए तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या इंस्टेंटेनियस पावर के लिए भी फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। तो लेट्स सी, इंस्टेंटेनियस करंट, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी, ये करंट के लिए हो गया। इस तरह वोल्टेज के लिए V मैक्सिमम इनटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए IM यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन से और VM आ जाएगा, साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन का स्क्वायर बन जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो इक्वल है मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वोल्टेज और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर स्क्वायर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस क्या है,
स्क्वायर का यहाँ पर दो रोल है। पहला रोल ये है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को करता है पॉजिटिव। अगर -1 पर स्क्वायर आता है तो वो +1 के इक्वल होता है। तो करंट की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, लेकिन पावर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी क्योंकि उसके फार्मूला में स्क्वायर आ रहा है। हम ग्राफ से इसको समझते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी सर्किट में किसी भी टाइम पर करंट और वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यूज है, पावर की वैल्यू उससे हमेशा ग्रेटर होगी। क्यों ग्रेटर होगी? क्योंकि पावर के फार्मूला में स्क्वायर आ रहा है, या दोनों मल्टीप्लाई, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते थ्रू 2 3 से मल्टीप्लाई होते 6 आते, तो ये 6 इन दोनों से ग्रेटर है। तो इसी तरह किसी भी इंस्टेंट पर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज से पावर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। अब इसको ग्राफ से समझते हैं तो ज़्यादा आसानी से या ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या है, सॉरी, पावर में स्क्वायर का मतलब क्या है। तो लेट्स सी, सपोज ये हमारे पास एक कर्व है, इस एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम और यह है 0, और वाई एक्सिस पर हम तीन क्वांटिटीज लेते हैं। पहले लेते हम करंट को सपोज, फिर वोल्टेज को, और फिर लेते हम पावर को। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या आता है, या कैसे इस तरह इसका ग्राफ कैसे निकल आता है। तो वोल्टेज के केस में क्या होगा, ये अगर है वोल्टेज का ग्राफ एक सर्किट में, इस तरह वो चेंज हो रहा है, ये येलो कलर है। तो करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू वोल्टेज से हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप होगा। तो करंट का ग्राफ भी इसी के साथ सेम जाएगा। सेम टाइम पर ये मैक्सिमम को रीच करेगा, फिर सेम टाइम पर ये नेगेटिव को वापस 0 को, फिर नेगेटिव पीक भी सेम टाइम पर, और फिर वापस यहाँ पर भी ये सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे। यानी टाइम में सेम जाएंगे, लेकिन ये कम होगा वोल्टेज के ग्राफ से। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कुछ रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होता है। अब पावर की को अगर हम इसमें ड्रा करें तो पावर क्या होगा कि एक तो उसकी वैल्यू इन दोनों से ग्रेटर होगी, और दूसरी बात यह है कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वहां पर है स्क्वायर। तो ये अगर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पावर है, तो दूसरे हाफ साइकिल के लिए भी पावर इस तरह ही होगा। ये दूसरे साइकिल का पावर है, यानी पावर का जो ग्राफ है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर स्क्वायर आ रहा है। आई होप कि समझ आई होगी। ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये पावर है। तो बस दो डिफरेंसेस है, एक पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और दूसरी बात कि पावर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। लास्ट एक पॉइंट है कि हम पावर के लिए एक और रिलेशन को डिराइव करते हैं। इससे पहले हमारे पास पावर के लिए रिलेशन आया, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर हम एवरेज पावर को फाइंड करना चाहें कि किसी सर्किट में एवरेज कितना पावर फ्लो कर रहा है, तो हम इस तरफ का भी एवरेज लेंगे। ठीक है, और एवरेज लेने के लिए हमें फंक्शन का एवरेज लेना होगा, और साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज हमेशा साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो ये हमेशा इक्वल होता है 1/2 के। अब आई होप कि आपको ऑलरेडी आता होगा कि ये किस तरह 1/2 के इक्वल होता है। अगर नहीं आता तो बेशक आप कमेंट करें, और अगर आता है तो फिर भी कमेंट में बताएं कि ये साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज 1/2 कैसे आता है। लेट मी चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब जाते हैं आगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पर है IM/VM डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज के लिए आ गया। अब थोड़ा सा मजीद यहाँ पर मैथमेटिक्स करते हैं। ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर को फाइंड करने के लिए। जब मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज हमें पता हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 पर डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा एवरेज पावर। थोड़ा सा मजीद जाते हैं आगे, कुछ मैथमेटिक्स करते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूँ √4। ठीक है, कोई शक है इसमें? नहीं होना चाहिए कोई शक। ठीक है, √4 इज इक्वल टू 2। अब अगेन √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। कोई शक है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगेन 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। इसमें कोई फर्क है? नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 है इसकी जगह पर हम 2 बार लिखेंगे √2 √2,
और देखते हैं कि इससे क्या निकल आता है। ठीक है, लेट्स सी। इसके लिए हम लिखते हैं 2 बार। तो एवरेज पावर की वैल्यू इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और अगेन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। एंड व्हाट इज दिस? अगर हम मैक्सिमम करंट को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है? वो आरएमएस वैल्यू के इक्वल होता है। और इस तरह वोल्टेज को भी अगर हम स्क्वायर रूट 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आरएमएस वैल्यू के इक्वल होता है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू करंट आरएमएस इनटू वोल्टेज आरएमएस। यही रिलेशन हमने निकालना था कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर होता है वो वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एवरेज पावर को डिराइव किया, इंस्टेंटेनियस पावर को डिराइव किया, और हमने पावर, वोल्टेज और करंट के ग्राफ को देखा। इस तरह पावर फैक्टर हमने बताया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमेशा 1 होता है, जिसका मतलब यह है कि नो पावर वेस्ट, सारा का सारा जो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करती है वो रजिस्टर में ही जाता है। और इस तरह हमने करंट और वोल्टेज के बारे में स्टडी की कि हमेशा इन फेज होता है, दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। एक रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है। तो आई होप कि समझ आई होगी।